नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज़ाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन में सारे ऑफलाइन क्लास, जितने भी ऑफलाइन क्लास हैं, सारे ऑफलाइन क्लास बंद चल रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है आज़ाद क्लासेस फॉर सक्सेस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सभी कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे, जैसे पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जितने भी कंपटीशन हैं, सारे कंपटीशन की तैयारी करवाया जाएगा। इसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज़ाद। हम लोग आज से शुरू करते हैं इतिहास का पहला चैप्टर, जो आधुनिक इतिहास से है। इसका नाम है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली ही आते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इतिहास जान लें थोड़ा, कि जो भौगोलिक खोजों का दौर था उसमें 14वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों देश बहुत ही आगे थे नए नए भौगोलिक खोज करने में, नए नए जगहों का खोज करने में, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग नाविक थे और परिपक्व नाविक थे। इसी क्रम में पुर्तगाल के एक राजा थे, वहाँ के शासक थे हेनरी द नेविगेटर। वो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दिए कि वहाँ के जो नाविक थे उनसे प्रोत्साहित होकर के नए नए खोजों का कार्य शुरू किया। अब हेनरी द नेविगेटर वहाँ के शासक थे, वो खुद इसको प्रमोट करते थे कि आप दूसरी जगहों को खोजिए, वहाँ देखिए क्या खनिज हैं, क्या मिनरल्स हैं, क्या वहाँ मिल सकता है हमको ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसी क्रम में 14वीं शताब्दी की बात है, 1487, ये बात शुरू हुई 1487 की। एक बार्थोलोमेडियास नाम का पुर्तगाल का नाविक था। वो क्या करता है, नाव अपनी निकालता है और भौगोलिक खोज के लिए निकल पड़ता है। अब वो भौगोलिक खोज के लिए निकलता है तो कहाँ जाता है, वो यूरोप से निकलता है। यूरोप से चलते 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 अफ्रीका तक जाता है वो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये है अमेरिका और ये है अफ्रीका, ये यूरोप है, यूरोपीय कंट्रियां हैं ये, और यहाँ से ये शुरू होता है भारत। ये है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। अब ये जो बीच का ये रास्ता है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। मोजाम्बिक चैनल क्या होता है? चैनल होता है ये कि जो दो स्थल के बीच जो पानी का रास्ता होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। अब क्या करता है, यही है पुर्तगाल। अब यहां से बार्थोलोमेडियास निकलता है और यहां तक जाता है, इसकी खोज करता है। इसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप। ये उत्तमासा अंतरीप है। अब ये तो वापस चला जाता है। 5 साल बाद क्या होता है, स्पेन का एक नाविक होता है जिसका नाम होता है कोलंबस। उसको भेजा जाता है कि आप जाके हिंदुस्तान का खोज करके आइए। हिंदुस्तान का खोज, अभी बताइए, हिंदुस्तान का खोज क्या हिंदुस्तान गायब था? हिंदुस्तान का खोज करने जाएगा वो? नहीं।
ये हुआ था बहुत जगह पे। हिंदुस्तान की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। ये नहीं, ये गलत है। हिंदुस्तान की खोज नहीं की थी उसने। हिंदुस्तान पहुंचने के लिए पानी के रास्ते का खोज किया था उसने। पानी के रास्ते कैसे हिंदुस्तान पहुंचेंगे इसका खोज किया था उसने। तो आते हैं बात कोलंबस पे। कोलंबस क्या करता है? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में निकलता है भारत की खोज करने के लिए। वो जैसे अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर है, जैसे अटलांटिक महासागर में घुसता है, एक तूफान आता है। तूफान की वजह से क्या करता है? वो अपना रास्ता भटक जाता है। अब रास्ता भटक के इधर आने की बजाय वो इधर से इधर मुड़ जाता है। अब इधर से इधर मुड़ता है तो पहुंच जाता है कहां पे? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाता है। और कहा जाता है कि कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की है। अब ये भी गलत है कि उत्तरी अमेरिका नहीं था क्या उसके पहले? था। वहां के लोग नहीं ट्रेडिंग करते थे क्या? करते थे। लेकिन पानी के रास्ते से यूरोपियों ने पानी के रास्ते से पहली बार उत्तरी अमेरिका पहुंचने का काम किया था, जो जिसका नाम क्या था? कोलंबस। अब ये कोलंबस यहाँ पहुंचता, ये तो पहुंच गया यहाँ पे, उसकी खोज कर दी। फिर 1497 में एक स्पेन और पुर्तगाल की ज्वाइंट कमेटी बैठती है। उसमें वास्को डी गामा को आगे किया जाता है और कहा जाता है कि आप जाकर के खोज करिए। तो वास्को डी गामा दोस्तों, वास्को डी गामा निकलता है 4 जहाजों के साथ, 4 जहाजों के साथ, जिसमें 170 से अधिक लोग होते हैं। 170 से अधिक लोग होते हैं। कब निकलता है? 8 जुलाई 1497 को। कब निकलता है? 8 जुलाई 1497 को। 8 जुलाई 1497 को निकलता है। वो यहां से निकलता है और यहां तक तो बार्थोलोमेव डियाज खोजा था, यहां तक तो पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप पर क्या होता है कि गुजरात का एक मुस्लिम नाविक था जो व्यापारियों को लेके आता था, लेके जाता था। वो यहाँ आया हुआ था। उससे मुलाकात होती है वास्को डी गामा के दल की। अब वास्को डी गामा के दल की मुलाकात होती है तो वास्को डी गामा तो बहुत अच्छा खुश होता है कि अब जब वहाँ का एक आदमी मिल गया है तो वो तो हमको ले ही जाएगा। तो उसके साथ वास्को डी गामा चल देता है। जाता कैसे है? कुछ लोग बताते हैं कि ऐसे जाता है, लेकिन ऐसे नहीं जाता है। वो जाता है मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए, मोजाम्बिक चैनल होके जाता है। मोजाम्बिक चैनल होके जाता है। मोजाम्बिक चैनल से क्या करता है? ये जाता कहाँ है? ये केरल है, भारत का हिस्सा केरल है, जिसका नाम क्या है? कालीकट। क्या ये? कालीकट। कालीकट के तट पे पहुंचता है। अब कालीकट के तट का बंदरगाह का नाम क्या था? कापक डाबू। अब कब पहुंचता है? भारत में पहुंचता है वो 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को वो भारत के तट कालीकट पे पहुंचता है। जिस बंदरगाह पे पहुंचता है उस बंदरगाह का नाम होता है कापक डाबू। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार कि उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो उस बंदरगाह का नाम है कापक डाबू। अब ये जब यहाँ पहुंचता है तो ये जो कालीकट क्षेत्र होता है, इसके राजा जो होते हैं, ये कौन होते हैं? इसके राजा जो होते हैं जमोरिन साहब होते हैं। और जमोरिन क्या होता है? जमोरिन ऐसा थोड़ी कोई नाम ही जमोरिन था। जमोरिन उनका पैतृक उपाधि था, यानी पिताजी को मिला, फिर दादाजी को मिला, फिर पिताजी को मिला, फिर वही जमोरिन की उपाधि इनको मिल गई। उन्होंने क्या किया? वास्को डी गामा के दल का भव्य स्वागत किया, खूब बढ़िया से स्वागत किया उनका। अभी बताइए, कोई आपके देश में आ रहा है तो आप उसका स्वागत करेंगे कि जानते हैं कि हाँ हमको कुछ न कुछ हमको नुकसान पहुंचाएगा, इतने लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ व्यापार करेंगे। क्योंकि उस समय जो लोग आते थे तो कुछ न कुछ व्यापार करते थे, लड़ाई करते थे, मार करते थे, कुछ न कुछ लूट के ले जाते थे। इनका स्वागत क्यों किया उसने? स्वागत उसने इसलिए किया कि वो जो था तुर्की, मिस्र और गुजरात के मुसलमानों से बड़ा परेशान था। वो 3 देश थे, तुर्की, मिस्र और गुजरात, ये मुसलमानों से बड़ा परेशान था। तो जब इतना बड़ा दल बल देखा वास्को डी गामा का तो बड़ा खुश हुआ। वो सोचा कि भाई अब तो कुछ न कुछ हमारे लिए ये लोग करेंगे। अब होता ये है कि 1498 में ही वास्को डी गामा जड़ी बूटी और काली मिर्च लेकर के वापस चला जाता है।
अपने दल के साथ फिर वापस ऐसे ही चला जाता है पुर्तगाल। कब? 1498 में ही 1498 वापस चला जाता है। अब ये देखिए कि जब 1498 जड़ी बूटी लेके जाता है, इन सबों का दोबारा आने का मन कैसे किया? दोबारा हम चलेंगे, व्यापार करेंगे, क्यों किया? क्योंकि 1498 में जो जड़ी बूटी और मसाले लेकर वो गया था, आने जाने का पूरा खर्च, मतलब कि पूरा व्यय अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद भी पूरे के पूरे 60 गुना का फायदा हुआ था उसको। 60 टाइम्स का फायदा हुआ था, 60 गुना का फायदा हुआ। अब भाई 60 गुना अगर किसी व्यापार में फायदा हो तो हम काहे नहीं जाएंगे भाई? हम तो जाएंगे ही दोबारा। तो दोबारा क्या हुआ? 1498 चला गया, 1500 में पुनः एक दूसरे व्यापारी दल को भेजा गया वहां से, जिसका नाम क्या था? जिसके चीफ का नाम क्या था? पेड्रो अल्वेराज कैब्रल। उसका नाम क्या था? पेड्रो अल्वेराज कैब्रल। पेड्रो अल्वेराज कैब्रल नाम था उसका। 1500 में वो आता है पेड्रो अल्वेराज कैब्रल। उसके बाद 1500 में ही ये लोग क्या करते हैं? पेड्रो अल्वेराज कैब्रल का एक ही खास बात होता है कि ये कोचीन में एक आता है, तो इसी समय में कोचीन में एक फैक्ट्री पड़ जाती है इन लोगों की। एक पहली फैक्ट्री खोल देते हैं लोग कोचीन में। पेड्रो अल्वेराज का इतना ही महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद क्या होता है? 1502 में 1502 में क्या करता है? 1502 में फिर से वास्को डी गामा वापस आता है, फिर वापस आ जाता है, वापस आता है और यहीं इसकी बीमारी की वजह से यही मृत्यु भी हो जाती है, भारत में ही मर जाता है। लेकिन अब पुर्तगालियों में इसके तक तो यहीं तक सीमित था कि ये यहीं मर जाता है। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? एक पुर्तगाली को भेजा जाता है वायसराय बना करके, जिसका नाम क्या होता है? 1505 में भेजा जाता है उसको। 1505 में कौन आता है? 1503 में इसकी मृत्यु होती है। 1503 में वास्को डी गामा मरता है, मृत्यु होती है। में वास्को डी गामा की मृत्यु होती है। लिखने पर मत जाइएगा, बोल रहा हूं नाम सही उसको सुनिएगा। 1503 उसकी मृत्यु थी। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नाम क्या है उसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत आता है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है भारत, तो इसको भारत का भेजा जाता है वायसराय बना करके। अब आप खुद सोचिए कि 1498 से 1505 आ गया। अब 98 से 5 7 साल हुआ। 7 साल में इन लोगों ने अपना पूरा धाक जमा लिया, बढ़िया से थोड़ा बहुत धाक जमा लिया। तो इसको क्या किया गया? अल्मीडा को 1505 में भेजा गया, तो वहीं से वायसराय बना के भेजा गया इसको। अब वायसराय बना के भेजा जाता है इसको, वायसराय बन के आता है और खूब बढ़िया से व्यापार करता है यहाँ पे। वो अल्मीडा की खास बात क्या रही? अल्मीडा के बारे में 2 बातें खास याद रखी जाती हैं। वो क्या था कि ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? शांत जल की नीति। शांत जल की नीति यानी कि शांत जल की नीति, ठीक है? शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा क्या था? अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहता है, तो 1505 से 1509 तक रहता, उसके बीच में एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी ने लागू किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा 1508 ईस्वी में
संयुक्त सैनिक से लड़ाई होती है इसकी। संयुक्त सैनिक को संयुक्त मुस्लिम सैनिक कहते हैं उसको। संयुक्त मुस्लिम सैनिक से लड़ाई हुई। संयुक्त मुस्लिम सैनिक कौन कौन थे? गुजरात के मुस्लिम प्लस मिस्र के प्लस तुर्की के। गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये मिस्र ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा मिस्र। गुजरात, मिस्र और तुर्की, इनके संयुक्त सैनिकों से लड़ाई, संयुक्त मुस्लिम सैनिकों से लड़ाई होती है। अल्मीड़ा तो हार जाता है पहली बार। पहली बार जब लड़ाई होता है तो अल्मीड़ा हार जाता है। इसके बाद क्या होता है? पुनः 1509 ईस्वी में, पुनः 1509 में इन्हीं तीनों संयुक्त सैनिकों से लड़ाई होती है। 1509 में पुनः क्या होता है? इन्हीं संयुक्त सैनिकों से लड़ाई होती है, गुजरात, मिस्र और तुर्की वालों से। ये मुस्लिम सैनिक थे जो क्या कि जमहूरीन को बहुत परेशान करते थे। इस बार क्या होता है? अल्मीड़ा ने इस संयुक्त सैनिक को हरा देता है। अल्मीड़ा के बारे में ही दो चीजें मिलती हैं। ये संयुक्त सैनिकों से लड़ाई होती है, हरा देता है एक बार, और एक ब्लू वाटर पॉलिसी का, ब्लू वाटर पॉलिसी और संयुक्त सैनिकों से लड़ाई उसकी, ये दो चीजें होती हैं। 1509 में वापस चला जाता है अल्मीड़ा, वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद 1509 से 1515 ईस्वी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1509 से 1515 ईस्वी तक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस समय अल्बुकर्क नामक एक वो आता है। अल्फांसो, क्या होता है उसका नाम सर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसका नाम होता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहता है। इसकी इसमें भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अब अल्मीड़ा गवर्नर, एक चीज और है, अल्मीड़ा को वायसराय तो बना करके भेजा ही गया था, लेकिन लास्ट में जब ये जीत जाता है संयुक्त सैनिक से युद्ध, तो इसको गवर्नर बना दिया जाता है। गवर्नर बन जाता है ये। अब वायसराय का पद खत्म हो गया, गवर्नर का पद आ गया। यानी कि अल्बुकर्क जब आएगा तो क्या बन के आएगा? गवर्नर बन के आएगा। वो 1509 में जब आता है वो, तो गवर्नर बन के आता है। 1509 में जब अल्बुकर्क गवर्नर बन के आता है, उसके बाद 1510 में वो क्या करता है? बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीत लेता है। अब गोवा जीत लेता है, उसी समय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, उनसे भी यह आज्ञा ले लेता है कि हम भटकल में एक किला बनाना चाहते हैं, और कृष्णदेव राय ये आज्ञा दे भी देते हैं कि आप भटकल में किला बना सकते हैं। अब देखिए, अल्बुकर्क को कहा जाता है कि पुर्तगालियों का अस्थाई संस्थापक भारत में अल्बुकर्क ही था। क्यों? क्योंकि इसके आने के बाद जितने भी राज्य जीते गए, ये अल्बुकर्क ने ही जीता। गोवा जीता, भटकल में किला बनाया, फिर आगे भी अभी देखेंगे कि बहुत सारे राज्य जीतता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे पता चलता है कि अस्थाई संस्थापक के रूप में ये सबसे बेटर काम किया है। अब आता है 1511 में। 1511 में ये क्या करता है? दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंच जाता है। अभी तक तो ये कहाँ था? भारत में था। ये भारत में था। भारत के बाद क्या है? ये मलेशिया है। मलेशिया में क्या करता है? 1511 में ये मलेशिया पहुंच जाता है। मलेशिया को उस समय कहा व्यापारिक मंडी कहा जाता है। मलेशिया की जो राजधानी इसमें मलक्का है, मलक्का को व्यापारिक मंडी कहा जाता था। तो 1511 में इसने यहाँ भी अपना अस्थायित्व जमा लिया, इनको भी अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए 1511 में तो ये कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है। अब क्या करता है? इधर से तो यहाँ पे अधिकार कर लेता है मलक्का पे, और इधर क्या करता है? यहाँ हरमुज है। आपको पता होगा कि दक्षिण पूर्व व्यापार मंडी क्या होती थी? मलक्का होती थी। यहाँ पे कर लिया अधिकार।
पश्चिम में कहाँ होती थी? पश्चिम में होती थी हरमुज। हरमुज होकर के ही हरमुज पे क्या किया? वो अधिकार कर लिया। कब अधिकार किया? 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में अधिकार कर लिया हरमुज पे, यानी कि पश्चिम में हरमुज पे कर लिया, दक्षिण में मलक्का पे कर लिया। अब ये पूरे के पूरे एशिया को लगभग घेरने की कोशिश कर रहे थे सब। हुआ ये कि अल्मीरा के समय में ही जो हिंद महासागर था, ये पूरा हिंद महासागर जो था, ये पूरा पुर्तगाली सागर में बदल चुका था। मतलब इस पूरे हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का कब्जा था, यानी पुर्तगाली ही इस पे टैक्स वसूलते थे। जो भी होता था, जो भी नाव लेके आता था, जाता था, व्यापार करने आता जाता था, ये टैक्स पुर्तगाली ही वसूलते थे। इसीलिए कहा जाता था कि हिंद महासागर को पुर्तगालियों का सागर। अब देखिए अल्बुकर्क और क्या किया? अल्बुकर्क ने ये किया कि जितने भी पुर्तगाली पुरुष थे उनको ये बढ़ावा दिया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करिए, ताकि भारत पे अधिकार इतना बढ़िया से क्यों करना चाहते थे? पुर्तगाल तो इससे डेवलप्ड कंट्री थी, क्यों अधिकार करना चाहते थे भारत पे? क्योंकि इसको अल्बुकर्क को ये दिख गया कि भारत में ना मिनरल्स की कमी है, ना खनिजों की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सारा संपदा यहाँ पे था। इसलिए ये चाहता था कि एक अस्थाई बस्ती बसाया जाए पुर्तगाल की यहाँ पे। आप देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, अभी लास्ट में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं ये सब, क्योंकि गोवा को हम सबसे लास्ट में आज़ाद करवा पाते हैं। 1515 में एक सेंट जेवियर चर्च की स्थापना होती, जो पहला चर्च होता है भारत में पहले चर्च की स्थापना होती 1515 में। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा कराई जाती है। अब क्या होता है कि भारत में सती प्रथा, जहां जहां अल्बुकर्क का शासन था, अल्बुकर्क जहां जहां राज करता था, जहां जहां का गवर्नर था, वो उस एरिया में सती प्रथा को एकदम खत्म कर दिया था, निषिद्ध कर दिया था अल्बुकर्क ने पहली बार। 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। और जब 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु होती है, उस समय तक पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे बड़ी जल शक्ति बन चुके होते हैं। बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।